आगे सब लोग 10 लोग बाकी हैं अभी। मैंने अभी मैसेज अभी देखा है, ग्रुप पे आया हुआ है। एक बार सभी लोगों को मैं बता देता हूँ, अगर आप लैपटॉप और पास इससे ज्वाइन कर रहे हो तो आईडी जो देते हैं ना, ये लिंक जो भेजते हैं इसमें ही होती है आईडी। मालूम वो है सभी जो लोगों को? डे के बाद जो होता है वही वाला। हाँ वही हाँ, वाला। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क से पहले और ये जो आपका बैक स्लैश है, नहीं ये नॉर्मल स्लैश है, उसी से पहले जो है वो आईडी रहती है। तो 2583061024, दैट इज दी योर आईडी। और फिर आप अगर अलग डालना चाहते हो तो उसमें फिर पासवर्ड डाल के कर सकते हो ये। ओके, चलो भाई आगे चल, लगभग सब लोग, हाँ। सो दिस, अब मैं लिखना चाहता हूं यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि एक्स को चेंज करने पर वाई में कितना चेंज आ रहा है। एंड एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन द रेशियो, वी आर इंटरेस्टेड इन द रेशियो बिकॉज ये मुझे पर यूनिट चेंज इन एक्स के कंपैरिजन में डेल्टा वाई का वैल्यू बता देता है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपने ए डेल्टा एक्स वन लिया है तो डेल्टा वाई का वैल्यू 3 आ रहा था, तो इसका वैल्यू 3 ही रहेगा। और आप इसको भी यूज कर सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर चेंज इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही लेना है। अगर मैंने डेल्टा एक्स में 2 का चेंज किया है तो डेल्टा वाई 6 आ रहा है, तो यू कैन राइट इट, हाँ भाई 6/2 है। और इस पर्टिकुलर केस में आप देखोगे ये आंसर हमेशा 3 आता है, इट इज ऑलवेज 3। एंड समहाउ ये आपके दिमाग में तुरंत से आना चाहिए कि कुछ तो इसका लेना देना है इस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ। ये 3 इसी वजह से आ रहा है। आप ये चेक कर सकते हो, अगर आपने इसका कोएफिशिएंट चेंज किया, अगर आपने इसका कोएफिशिएंट 2 कर दिया तो ये वैल्यू 2 आने लग जाती है, अगर इसका कोएफिशिएंट 5 किया तो 5 आने लग जाती है, एंड सो ऑन। सो देयर इज सम रिलेशन, एंड इट इज कंप्लीटली, दिस क्वांटिटी इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ये जो कांस्टेंट आपने अलग से रखा हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस क्वांटिटी से लेना देना होगा y की एग्जैक्ट वैल्यूज को। x में चेंज करने पर y में कितना चेंज आ रहा है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अब देखो आगे समझेंगे। कोई डाउट है किसी को? नो सर। इसका थोड़ा सा ग्राफिकल रूप देखिए। ग्राफिकल रूप का क्या मतलब है, देखो अगर आप इसको ग्राफ करने की कोशिश करते हो, इस वाले इक्वेशन को लेट से हम ग्राफ बनाने की कोशिश करना है। दैट इज योर x, एंड वर्टिकल एक्सेस पर हमने y को ड्रॉ किया है। अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात तो है नहीं वैसे, लेकिन देख लो मेरा एक पॉइंट से 0,5, तो 0 मान लीजिए यहाँ पर और 5 यहाँ पर है कहीं। फिर यहाँ पर मान लीजिए 10 है, और ये टू द स्केल तो है नहीं, टू द स्केल नहीं है, तो मैं 0 यहाँ ले लेता हूँ, 1 यहाँ ले लेता हूँ, 2 यहाँ ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से। तो y एक्सिस पर 0 पहले वैल्यू आती है, तो यानी कि यही पॉइंट है। फिर जब आपने x का वैल्यू 1 किया, अरे मैंने तो गलत, ओरिजिन में होता है ना। हाँ मैंने गलत लिख दिया।
सो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो आपका 0,5 पॉइंट तो यही होगा पहले ही। फिर जब आपने इसको 1 लिया तो यू आर गोइंग टू 8, 1 पे 8 जो है यहाँ कहीं पहुंचेगा शायद, एंड सो ऑन, फिर ऐसे चलेगा। तो मेरे को तो बस दो ही पॉइंट्स चाहिए होते हैं लाइन को ड्रॉ करने के लिए। सभी को मालूम है लाइन की इक्वेशन है ये? यस सर। गुड। तो आपका ये कुछ इस टाइप की लाइन बन जाएगी यहाँ पे। So this is the graph of this equation. Now, how to think, ये मतलब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है इस वाली इक्वेशन का। ये एल्जेब्रिक इक्वेशन लिखी हुई है, एल्जेब्रा का ये ज्योमेट्रिकल, इस एल्जेब्रिक इक्वेशन का ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। एंड ऑल दी एल्जेब्रिक इक्वेशंस, चाहे कितनी भी हो, कैसी भी हो, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आप उसका हमेशा एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो, विच इज दिस कर्व। कोई सी टाइप का कुछ आप ग्राफ बनाते हो तो उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो। एनीवे, हम जानना चाहते हैं इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का। तो कुछ लोगों को तो पता होगा, बताओ इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। बोलो भाई। स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप, करेक्ट, बस इतना ही काफी है। स्लोप, स्लोप इज द वैल्यू। अब स्लोप क्या होता था, स्लोप याद करो, स्लोप क्या होता था? tan थीटा होता है। tan थीटा। क्या ये चीज सभी को मालूम है? मतलब क्या कोई ऐसा है जिसको नहीं पता स्लोप क्या होता है? मुझे नहीं पता सर मुझे भी नहीं पता। हाँ तो बेटा मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। फ्लो फ्लो में भूल मत जाना कि तुम्हें पता है या नहीं पता है। तो देखिए स्लोप क्या होता है। क्या आप लोगों ने लाइन की इक्वेशन ये पढ़ी है कभी? यस सर। हाँ सर। सिर्फ वो लोग बोलेंगे जिनको नहीं पता, जिन्होंने नहीं पढ़ी है, ठीक है, वही बोलना बस। अब से नहीं पढ़ी है तो तुरंत बोल देना नहीं आती। इसमें इस वाली इक्वेशन में इस क्वांटिटी को, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है इस इक्वेशन में, उसको बोलते हैं स्लोप। ये झुकाव बताता है आपको, कैसे बताते हो अभी डिस्कस करेंगे। एंड दिस सी इज कॉल्ड द वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है। जैसे अगर मैं इस वाली इक्वेशन की बात करूं तो इस इक्वेशन में m का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू कितना है, 5। तो दिख रहा है साफ साफ यहाँ पर कि भाई ये वाली जो लाइन है ये एक वाई एक्सिस को 5 पर कट कर रही है। जब 5 पर कट करेगी तो वही इसका वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। अब देखो स्लोप का मीनिंग क्या होता है, पहले समझने की कोशिश करेंगे ज्योमेट्रिकली। स्लोप का वैल्यू अगर 0 है, इट मींस दैट द लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये स्लोप की वैल्यूज की बात चल रही है बेटा, ध्यान से समझना है। तो मैं यहाँ पर ही साइड में ड्रॉ कर देता हूँ कि आपको अगर स्लोप का वैल्यू 0 दिख रहा है तो इट विल बी पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। और स्लोप का मीनिंग जो होता है वो झुकाव होता है, इंक्लिनेशन होता है। उसके बाद देखिए स्लोप का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, तो आपकी लाइन कुछ इस टाइप की होगी। जैसे ये वाली लाइन जो हमारा, इसका स्लोप पॉजिटिव ही है। If slope becomes tending to infinity, then the slope will be something like this. मतलब परपेंडिकुलर लाइन होगी एकदम, y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एंड इफ स्लोप इज नेगेटिव तो आपका जो लाइन है वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इधर की तरफ। क्या ये सिस्टम समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर।
और अब आप देखते ही जो है आपको बनाना आना चाहिए लाइन को। ऐसा नहीं है कि अब आप प्लॉट करने की जरूरत पड़े, आपको y और x निकालने की जरूरत पड़े। जैसे मैंने इक्वेशन दे दी आपको, y इज इक्वल टू -4x + 5, तो देखते ही आपको समझ में आना चाहिए इसका y इंटरसेप्ट है 5, तो यानी 5 से शुरू होगी, और स्लोप है नेगेटिव। वैल्यू पे ज्यादा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, रफ प्लॉट अगर बनाना है तो। स्लोप नेगेटिव है तो यानी कि इस डायरेक्शन में बनेगी लाइन, तो इंटरसेप्ट तो वही है y 5, और लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी। तो आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि कैसे लाइन बनानी है। बोलो, बना लोगे लाइन? यस सर। जैसे अगर मैंने मान लो ऐसे दे दिया कि भाई 3x + 4y = 5, तो आपको जबरदस्ती इसको इस फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा y = कितना है, -3x + 5, और इसका कोएफिशिएंट 4 था, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो y इंटरसेप्ट कितना है इसका? 5/4 5/4 और स्लोप -3x/4। -3 तो नेगेटिव स्लोप है तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में बनेगा, ऐसे इधर की तरफ, और इसका y इंटरसेप्ट 1.25 है, 5/4 है, तो यहाँ कहीं y इंटरसेप्ट 1.25। एनीवे आगे आते हैं और इस पे जरा, ये स्लोप का मीनिंग हो गया। अब देखो ज्योमेट्रिकली क्या मतलब होता है इसका, कैसे हम इसको सोचते हैं। आपको क्या काम करना है, कोई भी पॉइंट उठा लो दो, एंड स्लोप जो है यहाँ पर Δy/Δx जो होता है उसी को स्लोप बोलते हैं। और आपको भी समझ में भी आएगा क्यों बोल रहे हैं ऐसा। अगर स्लोप का मीनिंग क्या है, देखो आप किसी मान लीजिए पहाड़ों पर मान लीजिए गाड़ी चढ़ा रहे हो, या फिर फ्लाईओवर के ऊपर जब हम गाड़ी लेके जाते हैं ऊपर, तो उसमें स्लोप ज्यादा या कम होने का मतलब क्या होता है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ एक डिस्टेंस मूव करते हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकली आप कितना ऊपर राइज कर जाते हो, दैट इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ दैट इंक्लाइन प्लेन, या जो भी है वो। यहां पर हमारा एक ग्राफ है। अगर आपने ये बोला कि y के अलोंग जितना मैं बढ़ गया ऊपर, उसको मैं Δy बोल सकता हूं ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पर कोई y की वैल्यू होगी और यहां पर भी कोई y की वैल्यू होगी, उनके बीच का डिफरेंस ये Δy है। सिमिलरली आगे कितना बढ़ा इसको मैं बता सकता हूं इससे, कि पहले x की वैल्यू क्या थी और बाद में x की वैल्यू क्या है, उनका डिफरेंस, सो दैट विल बिकम योर Δx। अब ये स्लोप का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा इस रेशियो का वैल्यू होगा। Δy/Δx का वैल्यू जितना ज्यादा, उतना ज्यादा स्लोप होगा। इनफैक्ट हम इसी को स्लोप बोलना शुरू कर देते हैं, यही स्लोप है, इसी की वैल्यू स्लोप होगी। अगर आपको पुराना ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा याद आ रहा हो, तो इस वाले ट्राइंगल में अगर ये एंगल थीटा है, तो ऑटोमेटिकली tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, यही Δy/Δx होता है बाय डेफिनेशन। सो दिस विल बी इक्वल टू m। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्लोप। क्या ये बात क्लियर है सबको? अब यहां तक पढ़ के आपको ये बिल्कुल लग सकता है कि यार ये क्या कैलकुलस है, ये तो बहुत इजी है, ये तो जो है सिंपल द ज्योमेट्री ज्योमेट्री है ना, और थोड़ा सा अलजेब्रा लगा के हमने सब मिला मिलू के बना दिया। लेकिन अभी चीजें एकदम से चेंज होने वाली हैं, जिसमें आपको कैलकुलस पढ़नी पड़ेगी, ये चीज आप सीखोगे। तो मैं कुछ आपको पहले थोड़ी सी एक दो बातें बता देता हूँ। देखो, नॉट ऑल क्वांटिटीज चेंज लाइक दिस। कुछ क्वांटिटीज जो है थोड़े से अलग तरीके से चेंज होती ही होती हैं, सारी क्वांटिटीज ऐसे चेंज नहीं होती। अलग तरीके से कैसे चेंज हो सकती हैं क्वांटिटीज, देखो मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। आई डोंट नो वेदर आपने शायद पढ़ा तो होगा वैसे। डू यू नो व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? यस सर। जानते हैं? सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपने 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको,
मान लीजिए 10% इंटरेस्ट है और आपने 100 रुपये लगाए और ये 10% एनुअली है, पर एनम, तो एक साल बाद कितने रुपए हो जाएंगे आपके? तो 10 110 110. कितने हो जाएंगे? 110 रुपीज हो जाएंगे, ठीक है ना। सो आफ्टर 1 ईयर यू विल गेट 110 रुपीज। कंपाउंड में क्या होगा? एक साल बाद अगर फिर से 10% ही मिल रहा है तो कितने रुपए हो जाएंगे 100 के? इसमें भी 110 ही हो जाएंगे। डिफरेंस आएगा दूसरे साल में। जब आप दूसरे साल में जाओगे तो सिंपल इंटरेस्ट तो 120 हो जाएगा। लीनियरली बढ़ रहा है, एक तरीके से सोचो, हर साल 10 रुपए बढ़ जाता है। ये तो लीनियरली बढ़ रहा है, यानी कि इसके लिए आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट वी कैन इजीली राइट डाउन रिलेशन। लेकिन इसके साथ पता है क्या होगा? इसके साथ आप 121 कितने हो जाएंगे? 121 हाँ, इसमें 10% ऑफ दिस क्वांटिटी इंक्रीज होगा। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। जो 10 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले थे उसके ऊपर भी 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा एंड यू विल बी गेटिंग 121 रुपीज। सो ऑब्वियसली इट इज बेटर देन सिंपल इंटरेस्ट फॉर अस। ये वाली जो इक्वेशन है ये लीनियर नहीं होगी। पहले 10 रुपए बढ़े थे, दूसरी बार 11 रुपए बढ़े, उसके बाद और चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? हर साल 10-10 रुपए बढ़ते जा रहे हैं। सो नॉट एवरी क्वांटिटी, आपका जो अमाउंट है यहाँ पर वो लीनियरली जो है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो सभी के सब इस वाली इक्वेशन से रिप्रेजेंट नहीं होते, सभी के सब इस वाले ग्राफ से रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। देयर आर सेवरल क्वांटिटीज फॉर विच देयर माइट बी इक्वेशन समथिंग लाइक दिस, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, मान लीजिए कुछ ऐसा हो सकता है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ बनेगा वो भी डिफरेंट हो सकता है। आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाने की कोशिश करी, इट इज टोटली पॉसिबल कि आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आके कुछ डिफरेंट टाइप की इक्वेशन आ रही है, मे बी कुछ इस टाइप। अब ऐसे में क्या करना होता है ये हमें जानने के लिए, ऐसे में स्लोप का वैल्यू क्या है, क्या मतलब है स्लोप का, वो जानने के लिए हमें कैलकुलस पढ़नी पड़ती है। क्योंकि अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यार x की वैल्यू मान लीजिए रखनी शुरू करता हूं मैं। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो y कितना आ रहा है? जल्दी बोलो। x की वैल्यू 1 है, y कितना आ रहा है? x की वैल्यू 2 है, y कितना आ रहा है? 6. b पे ही बता दो। 11 यहाँ पर डेल्टा x का वैल्यू, So delta 1. यहाँ पर डेल्टा x का वैल्यू, 2. और मैं एक और पकड़ लेता हूँ जरा। इस केस में डेल्टा x का वैल्यू 2 चलिए, जब हमारा डेल्टा x का वैल्यू 1 था, बिटवीन 0 एंड 1, तो डेल्टा y कितना है? 1 बिल्कुल सही है, डेल्टा y तो 1 रखें। फिर जब 1 से 3 हुआ ये एंड डेल्टा x जब 2 था तो डेल्टा y कितना आ रहा है? 9. 8 आ रहा है ना। एंड फाइनली जब आपका डेल्टा x ये वाला 2 है ना, क्योंकि बिटवीन 0 एंड 2, तो आपका डेल्टा x कितना आ रहा है? यानी कि यहां से लेकर यहां तक कितना आ रहा है? अब आप अगर ये वाले रेशियो के बारे में बात करोगे, डेल्टा y बाय डेल्टा x, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट एट ऑल। कभी तो ये वैल्यू आ रही है, देखो इन दोनों से निकाल लेंगे तो ये वैल्यू 1 भी आ सकती है। फिर कभी ये वैल्यू जो है, आप देखो नेक्स्ट वाले इन दोनों से निकाल लो तो वैल्यू 4 भी आ सकती है। और अगर आपने ये वैल्यू चेंज भी कर दी है, कहीं और पे डेल्टा x ले रहे हो, तो कितना आ रहा है इस वाले के लिए? ये 2 भी आ रहा है कि नहीं? yes ज्योमेट्रिकली व्हाट डज इट मीन? ज्योमेट्रिकली इट मीन्स कि अगर आप अब इस ग्राफ पर 2 पॉइंट्स पकड़ते हो और उनको आप जबरदस्ती एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हो, इफ यू कनेक्ट दीज टू इन द स्ट्रेट लाइन, तो इसका स्लोप डिफरेंट आएगा। फिर आपने नए 2 पॉइंट पकड़ लिए, मान लो एक पॉइंट यहाँ पकड़ लिया, एक पॉइंट यहाँ पकड़ लिया,
इनको जबरदस्ती आप स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते होगा तो इसका स्लोप डिफरेंट आएगा एंड सो ऑन। हर जगह पर डिफरेंट 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 स्लोप आते रहेंगे। क्या ये वाली आप ये रिलेशन समझ में आ रहा है कि दिस इज रिलेटेड टू द स्लोप ऑफ दीज लाइंस? ये समझ में आता है आपको? Yes, sir. एवरीवन बोल दो इस चीज को। Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, इसी के लिए हमको कैलकुलस का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि अब रेट जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है विदाउट एनी मतलब इट इज नॉट कांस्टेंट अल्टीमेटली। तो अब हमें जो है कैलकुलस की शुरुआत करनी पड़ेगी एंड इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द स्टडी ऑफ इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटीज। अगर आपको इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटीज के बारे में आइडिया है तो आप बहुत सारी चीजों के बारे में सीख सकते हो। इनफैक्ट इनके बारे में लोगों को काफी टाइम से आइडिया था, न्यूटन और लिबनिट्ज के पहले से भी आइडिया था। जो हमारे पुराने इंडियन मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे पर्टिकुलरली, उनको तो बहुत अच्छे से इनफाइनाइटेसिमल्स के बारे में मालूम था और उन्होंने इनफाइनाइटेसिमल्स का यूज कर करके बहुत सारी सीरीज के वैल्यूज निकाल रखे थे। बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटीज क्या होती हैं जानेंगे। किसी को मालूम है इनफाइनाइटेसिमल क्या होता है? बहुत छोटा। वेरी गुड। सो It tends to zero. यस, वेरी गुड, बहुत 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 छोटी क्वांटिटीज। तो 3 क्वांटिटीज में डिवाइडेड होती हैं हमारी मैथ्स की जितनी भी नंबर्स हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइटेसिमल। फाइनाइट क्वांटिटीज की स्टडी आप अभी तक करते हुए आ रहे हो, उनको कैसे ऐड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, सबट्रैक्ट, डिवीजन, सब पता है आपको फाइनाइट के बारे में। फाइनाइट के बारे में कुछ भी अलग से अरिथमेटिक जो होती है वो फाइनाइट ही होती है, फाइनाइट के लिए होती है। इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटीज का जो कैलकुलेशन है वो हम कैलकुलस में करते हैं। इनफाइनाइटेसिमल मतलब वेरी स्मॉल। उसके बाद इनफाइनाइट क्वांटिटीज जो होंगी बहुत बड़ी, वेरी लार्ज क्वांटिटीज, इनकी भी अलग से मैथमेटिक्स होती है एक, जो कि अभी हम उनसे ज्यादा डील नहीं करेंगे। इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू कैलकुलस, कैलकुलस से काफी उसका रिलेशन है, लेकिन हमें अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। अलग ब्रांच होती है इसकी इनफाइनाइट क्वांटिटीज की जो कैलकुलेशन। थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा वैसे, जैसे अगर इंफिनिटी में अगर आपने 1 ऐड कर दिया तो क्या आता है? infinity. इंफिनिटी आता है कि नहीं? और इंफिनिटी में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आता है? Infinity. इंफिनिटी का स्क्वायर कर दिया तो क्या आता है? वही इंफिनिटी। ठीक है, तो अभी तो आपको लग रहा है ये सारी इंफिनिटीज हैं, तो लग रहा है सब बराबर है। एक्चुअल में ये दोनों बराबर हैं भी, मतलब मैं थोड़ा सा आपको इसका वो देता हूँ आइडिया कि कैसी मैथ्स होती है इनसे रिलेटेड। ये वाली इंफिनिटी और ये वाली इंफिनिटी एक्चुअली बराबर है, दे आर एग्जैक्टली सेम। अच्छा, दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंफिनिटी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ नंबर, वी आर नेवर टॉकिंग अबाउट अ नंबर। ये ध्यान रखना, इंफिनिटी कोई ऐसा नहीं है कि लास्ट वाला नंबर है कोई। इंफिनिटी सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है कि एक बहुत बड़ा नंबर है, वेरी लार्ज नंबर। So it is telling you about the some type of amount कि कितने 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 क्या क्वांटिटी के नंबर्स हैं आपके पास, एंड इट्स जस्ट अ नोटेशन, एक रिप्रेजेंटेशन है बहुत बड़े नंबर का। ये लास्ट नंबर नहीं है, ध्यान रखना, लास्ट नंबर होता ही नहीं है अभी कुछ भी। ये सिर्फ ये बता रहा है बहुत बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर कि आप उसको लिख नहीं पा रहे हो डेसिमल सिस्टम में। अगर आपने उसको लिखने का कोशिश किया, दैट वोंट बी इंफिनिटी। चाहे जितना मर्जी आए बड़ा नंबर लिख दो, 80, 800 जितना मना है लिख दो इसको। कोई बोलो भाई बहुत बड़ा नंबर बोलना, कोई एक बहुत बड़ा नंबर बोलो मैथ्स में। 1 million.
1 trillion. 1 ट्रिलियन. The centillion. सेंटिलियन क्या होता है? 10 टू द पावर 100. 100 बिलियन होता है. क्या 100? 100 बिलियन होता है सेंटिलियन. 100 मिलियन. 100 मिलियन तो हो गया 10 टू द पावर 8. 10 to the power 100 होता होगा. That is called Google. Google सुना है? It is It's a called, Google. that is called 10 to the power 100. That is Google. And Googleplex जो होता है वो होता है 10 to the power Google numbers. So that is Googleplex. तो ये बहुत बड़े नंबर्स हैं, इतने बड़े नंबर्स हैं that you won't be able to imagine them. आप इन लोगों को इमेजिन भी नहीं कर पाओगे एक्चुअली. जैसे आपको मालूम है एज ऑफ द यूनिवर्स कितना है अभी तक? व्हाट इज द एज ऑफ यूनिवर्स? एनीवन? कितना एस्टिमेट है लोगों का? 6 billion. सम 14 13.5. बिलियन 14 बिलियन आसपास. करेक्ट, बिल्कुल सही है. बिलियन व्हाट? ईयर्स. Years. If you convert this into seconds, it will be 10 to the power 17 seconds. And that's it. वैसे तो ये नंबर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन इनके सामने कुछ भी नहीं है. It's nothing. अगर आप एक गूगल में, if you add one Google seconds to 10 to the power 7, effectively it will be equal to one Google. कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसको. इफेक्टिवली बोल रहा हूं मैं, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा. इफेक्टिवली मतलब ऑलमोस्ट. और मतलब इतना इतना कम डिफरेंस इसके अंदर ये डालेगा कि दुनिया में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इस वाले नंबर के बीच में और इस वाले नंबर के बीच में, मान लो कोई क्वांटिटीज हैं आप मेजर कर रहे हो, अगर उसका वैल्यू ये है या फिर ये है, डिफरेंस नहीं बता पाएगी कभी भी. तो गूगल जो है 10 टू द पावर 17 के सामने बहुत 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 बड़ा है. ये वाली बात समझ रहे हो? Yes. ठीक है. एंड इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि एक्चुअल में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग हैं, वी हैव अ टाइप ऑफ नंबर नम्बनेस. इसको एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है, नंबर नम्बनेस. कभी आराम से टाइम मिलेगा तो नेट वेट पे पढ़ना. नंबर नम्बनेस क्या होती है? दैट व्हेन वी स्टडी अबाउट वेरी लार्ज नंबर्स, वी स्टॉप गिविंग एनी थॉट टू इट. हम बस ये मान के चल देते कि हाँ ये कुछ बहुत बड़े नंबर है. एंड इट स्टार्ट्स विद 10 टू द पावर 20 के अराउंड ये स्टार्ट हो जाती है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. कुछ लोगों के लिए 10 टू द पावर 10 तक भी नहीं सोच पाते हैं वो लोग. धीरे धीरे जब आप मैथ्स में नंबर से डील करने लगोगे तो धीरे धीरे ये वैल्यू बढ़ती है, बट बहुत ज्यादा कभी नहीं. 10 टू द पावर 20 से बड़े नंबर्स बस ये सोचते हैं कि हाँ बड़े हैं, बस ये और कुछ नहीं. बट एक्चुअल में 10 टू द पावर अगर आप 50 जा रहे हो और उसमें आपने ऐड कर दिया 10 टू द पावर 20, ये इफेक्टिवली 10 टू द पावर 50 ही रहेगा. ये चीज आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है. चीज भले ही 10 टू द पावर 20 कितना ही बड़ा नंबर हो, इट डजंट मैटर, ये उसका बाप है. 10 टू द पावर 50 इज कंपैरेटिवली वेरी 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 लार्ज. तो कुछ इस टाइप की मैथमेटिक्स ये जो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं इनकी होती है. इससे भी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं वो चीजें, बट अभी हम और उसमें ज्यादा नहीं जा रहे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो है अभी ये वाले नंबर्स, इनफाइनाइट डेसिमल्स. सो इसको तो अपनी दुनिया से भी हटाते हैं और जरा इनफाइनाइट डेसिमल की दुनिया में पहुंचते हैं. इनफाइनाइट डेसिमल की दुनिया क्या कहती है ये जानेंगे. कितना टाइम बचा हुआ है हमारे पास? ओके गुड, वी स्टिल हैव 20 मिनट. हाँ. अच्छा, मीटिंग फिर से 10 मिनट में खत्म होगी तो फिर रिजॉइन करेंगे, टाइम बचेगा तो. एंड बी क्विक, रिजॉइन करने में एकदम फटाफट से फुर्ती दिखानी है. मैं तुरंत से जैसे ही बंद होती है तुरंत रीस्टार्ट कर देता हूँ विद इन 1 मिनट. सो चलो जी, इनफाइनाइट डेसिमल की बात करते हैं. हमने अभी सीखा कि इनफाइनाइट कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. सिमिलरली इनफाइनाइट डेसिमल्स भी इतने छोटे नंबर हैं, इतने छोटे नंबर हैं, दे आर सो स्मॉल दैट यू कैन नॉट write them in decimal system or in any form.
चलो तुम्हें एक दो चीजें बताता हूँ, जस्ट ट्राई टू इसको देखना, इंटरेस्टिंग होता है काफी, नॉट रिलेटेड टू एनी सिलेबस बट बहुत बड़े नंबर्स आपने गूगल प्लेक्स और गूगल सुने होंगे, बट हैव यू हर्ड अबाउट ग्राहम्स नंबर? इसके बारे में सुना है किसी ने, ग्राहम नंबर नो सर। और ट्री? No, sir. So these are actually out of the world type big numbers. इतने बड़े नंबर है कि इनको जो है लिखने का तो कोई नॉर्मल तरीका भी नहीं है, मतलब पावर्स में लिख ही नहीं पाओगे आप। एंड दीज नंबर्स आर मतलब फिजिकली दे डोंट मीन, मतलब किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करते फिजिकली, बट हाँ एब्स्ट्रैक्ट तरीके से जब मैथ्स में सीखते हो तो ये बहुत 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 बड़े नंबर्स हैं। एंड ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर एनी सिलेबस। सो जो ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं बुक्स में ढूंढने लग जाओ, नेट वेट पे कहीं मिल जाएगा तो देख लेना, पढ़ने की कोशिश करना इफ यू हैव टाइम। अगर आपको लगे कि यार आज का सारा काम हमने कर लिया कंप्लीट, तो उस दिन बैठ के पढ़ लेना थोड़ा सा। ओके नाउ सो ये कैलकुलस में हमारे पास बहुत छोटे नंबर्स हैं, अगर आपने उनको समहाउ लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया कि हाँ बहुत छोटा नंबर ये है, इट विल नॉट बी कॉल्ड एन इनफाइनाइटेसिमल। जैसे इनफाइनाइट का डेफिनेशन होता है कि आप कोई भी नंबर सोच लो, इन्फिनिटी उससे बड़ा होगा। सिमिलरली इनफाइनाइटेसिमल का भी मतलब यही होता है कि आप कोई भी नंबर सोच लो, उससे छोटा होगा, बट नॉट जीरो। स्मॉलर देन एनी नंबर बट नॉट इक्वल टू जीरो। ये इसका एक तरीके का डेफिनेशन है। और अभी हम यहां पर क्या मान के चल रहे हैं समझ लो आप, हम ऐसा नहीं मान रहे कि नेगेटिव नंबर्स जो है वो छोटे होते हैं पॉजिटिव नंबर से, वो वाली चीज इसमें नहीं है इंक्लूडेड। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर। जैसे कि अभी हमारे हिसाब से मैं ये बोल के चल रहा हूं कि -2 जो होगा ना, उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है -1 से। समझ रहे हैं बात? मैं -1 को छोटा मानूंगा मैग्नीट्यूड वाइज। वैसे तो एक्चुअल में क्या होता है, -2 छोटा होता है -1 से, एक्चुअल तो ये है। लेकिन हम ये वाली मैथमेटिक्स ना लगा के सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये नंबर नेगेटिव्स में भी हो सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किस तरीके से सोचना है ये बात ध्यान रखना। दे आर वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, not equal to 0 but smaller than any other number you can think of, so small that you again have to use a symbol। आपको फिर से इनके लिए एक सिंबल ही इस्तेमाल करना है, जैसे यहां पर सिंबल का इस्तेमाल किया था। आप इनको कभी भी डेसिमल सिस्टम में या किसी भी सिस्टम में लिख नहीं पाओगे। सो जो इसके लिए सिंबल यूज होता है, इंटरेस्टिंगली दैट सिंबल हैज अ रिलेशन विद द डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कैन बी थॉट ऑफ एज डिफरेंस इन एक्स। ध्यान से देखते रहना बेटा, difference in x, x final minus x initial। if you make this very small, अगर आपने इसी को बहुत छोटा कर दिया, then it will be converted to dx, जिसका नाम है differential of x। normally delta x is x final minus x initial is called the difference in x, दो x की अलग अलग वैल्यूज के बीच का डिफरेंस। अगर इसी को आपने बहुत छोटा कर दिया, डिफरेंस को बहुत छोटा कर दिया, डिफरेंस बहुत छोटा तब होगा जब एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल ऑलमोस्ट एक जगह पर आ जाएंगे, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तब इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको dx से रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं हम, एंड इट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल ऑफ x। इसी को डिफरेंशियल ऑफ x बोला जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल, तो क्या बोलोगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल? बोलो बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल? If the difference between the final number and initial number is very close. ओके थोड़ा सा और छोटे मतलब टर्म्स में लिख सकते हो, सिंपली बोल दो अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इज कॉल्ड डिफरेंशियल। लिख लो इसे।
और यहीं से आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम इन्हीं डिफरेंशियल क्वांटिटीज के बारे में डील करते हैं, उन्हीं की कैलकुलेशन चलती रहती है। कैलकुलस इज अ वर्ड विच कम्स फ्रॉम कैलकुलेशन, ये सबको पता होगा। कैलकुलस इज सिंपली कैलकुलेशंस। So if you are dealing with the calculations of differential quantities, it is called differential calculus. और ultimately जो हमने शुरू में बोला था कि भाई एक डिफरेंस होता है और एक एडिशन होता है, वो चीज भी आ गई यहाँ पर। डिफरेंशियल कैलकुलस डिफरेंसेस की स्टडी है, डिफरेंसेस की कैलकुलेशन है, और ये थोड़ा सा एडिशन से रिलेटेड है इसका। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. आ जाओ तो अब थोड़ा सा इधर आते हैं वापस से। Yes, sir. गुड 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 गुड, वेरी गुड। हमें ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ध्यान से समझना। ये हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कि ये जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है ना, ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है इस टाइप के फंक्शंस में, इस टाइप की इक्वेशंस में। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर मेकिंग दीज क्वांटिटीज वेरी स्मॉल। क्योंकि हमें मालूम है यार कि अगर मैंने डिफरेंस भी सेम लिया, मान लो डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन अगर मैंने अलग अलग जगह पर लिया है, ये था बिटवीन 0 एंड 2 एंड ये था बिटवीन 1 एंड 3, तो भी इनकी वैल्यूज में डिफरेंस आ जाता है। तो ये हर जगह पर इसका वैल्यू चेंज होता जा रहा है स्लोप का। ग्राफ में भी अगर आप सोचो, स्लोप को आप कैसे समझ सकते हो किसी भी कर्व में? आप इमेजिन करो कि इस तरह का कोई पाथ है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, और इस टाइप का कोई वैली चीज है, वैली है मान लो, ठीक है, पहाड़ है कुछ इस टाइप के, या वैली है बीच में आ गई ऐसे वैली, और आप इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप इस पे चढ़ने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक समझो ये चीज को कि इनिशियली तो आपके लिए शायद बहुत आसान होगा, चढ़ते चले जाओगे, लेकिन जैसे आप यहां पर कहीं पहुंचोगे, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट एंड यू माइट इवन स्लिप, गिर भी सकते हो नीचे, है कि नहीं? तो जहां पर भी चढ़ना आसान है, जहां पर भी चढ़ना आसान है, यहां पर आसान है, तो वहां पर स्लोप कम होगा, यहां का स्लोप कम होगा। जहां पर चढ़ना मुश्किल है, wherever there is a difficulty in going up, that means the slope is very high. तो आप देखोगे यहां पर स्लोप कम है काफी, यहां से यहां तक मैं बोल सकता हूँ कि स्लोप काफी कम है, कोई नंबर नहीं दे रहे अभी, लेकिन हाँ कम है। यहां से यहां तक फिर चढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया, तो स्लोप का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, और फिर वापस से अगर आप समहाउ यहां पहुंच गए तो यहां भी बड़े आसानी से आप ट्रेवल कर जाओगे, तो यहां भी स्लोप कम है। इतनी बात समझ रहे हैं क्या सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. गुड गुड गुड, वेरी गुड। हमारे पास अभी, मैं मीटिंग दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, हमारे अभी और 10 मिनट पढ़ना है कम से कम। रीजॉइन करिए सब लोग, मैं मीटिंग दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ।